नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको जो लोन सेक्टर में फाइनेंस सेक्टर में जो एब्रीविएशंस यूज़ होते हैं जिनको हम अक्सर यूज़ करते हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केवाईसी की। अक्सर जब भी आप फाइनेंस फील्ड में काम करते हो तो बैंकर्स आपसे बोलता है केवाईसी। ये केवाईसी होता क्या है? केवाईसी मीन्स नो टू योर कस्टमर। केवाईसी स्टैंड्स फॉर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, कॉपी ऑफ आधार कार्ड। जब भी आप बैंक में कोई अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं लोन के लिए, फ़ाइल लॉगिन करते हैं या इनफैक्ट अपना सेविंग अकाउंट भी खोलते हैं तो बैंक वर्ड यूज़ करते हैं केवाईसी। बैंक आपको जिस चीज़ से, जिन डॉक्यूमेंट से आपको रिकॉग्नाइज़ करता है उसको बोलते हैं केवाईसी। कि बैंक आपको एज ए कस्टमर कैसे रिकॉग्नाइज़ करेगा? सबसे पहले आपकी फ़ोटो से, आपके पैन कार्ड से, आपके आधार कार्ड की कॉपी से। इसके अलावा वोटर आईडी की कॉपी, डीएल की कॉपी भी ली जा सकती है, बट आज की डेट में आधार कार्ड मोबाइल से लिंक होने की वजह से बैंक जनरली प्रेफर करते हैं आधार कार्ड। तो केवाईसी मीन्स पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड। सेकेंड थिंग हम आते हैं एप्लीकेंट बोरोवर। एप्लीकेंट ऑब्लिक बोरोवर। ये एप्लीकेंट या बोरोवर क्या होता है? एप्लीकेंट और बोरोवर मीन्स ए पर्सन हु हैज़ अप्लाइड फॉर लोन। जब भी आप अपनी फ़ाइल बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं या आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं तो जो बंदा लोन के लिए अप्लाई करता है उसको हम एप्लीकेंट बोलते हैं या बोरोवर बोलते हैं। इसके बाद हम आते हैं को एप्लीकेंट या को बोरोवर पे। को एप्लीकेंट या को बोरोवर क्या होता है? को एप्लीकेंट और को बोरोवर मीन्स ए पर्सन हु इज़ नॉट द मेन बोरोवर, रादर it has to give either guarantee or to be a part of loan which is taken by applicant। को एप्लीकेंट या को बोरोवर एक ऐसा बंदा जो मेन बोरोवर नहीं है। कहने का मतलब मेन बोरोवर के अलावा जिसने पैसा चाहिए होता है उसके अलावा जो बंदा लोन में गारंटी देता है या लोन का जिसको लोन डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं उसको बोलते हैं को एप्लीकेंट या को बोरोवर। अलग अलग तरह के को बोरोवर होते हैं। अब को बोरोवर होते कौन कौन से हैं? डिफरेंट केसेस में डिफरेंट को बोरोवर होते हैं। अगर एप्लीकेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उस केस में को बोरोवर कौन होगा? अगर एप्लीकेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे वो सारे को बोरोवर होंगे या को एप्लीकेंट होंगे। इसके अलावा कोई भी शेयर होल्डर जिसके पास 51% से ज़्यादा की इक्विटी होगी उसको भी को बोरोवर या को एप्लीकेंट बनना पड़ेगा। सेम चीज़ें पब्लिक लिमिटेड कंपनी के साथ होंगी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी जितने भी कंपनी के डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर जिनकी पास इक्विटी 51% से ज़्यादा है वो भी को एप्लीकेंट या को बोरोवर होंगे। बट लिस्टेड कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा। लिस्टेड कंपनी के केस में कंपनी के डायरेक्टर्स और साथ में जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो को एप्लीकेंट या को बोरोवर होंगे। पार्टनरशिप फर्म के केस में अगर हम को बोरोवर की बात करें तो जितने भी फर्म के पार्टनर्स हैं वो को बोरोवर होंगे या को एप्लीकेंट होंगे। प्रोप्राइटरशिप फर्म में कंपनी का जो फर्म का ओनर है या एंड ओनर की जो स्पाउस है वो को बोरोवर होंगे। ट्रस्ट और सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ट्रस्ट के या सोसाइटी के जितने मेंबर्स होंगे वो को बोरोवर रहेंगे। तो को एप्लीकेंट और को बोरोवर सिंपल, जिनको लोन मेन एप्लीकेंट के साथ लोन डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं या उनकी गारंटी देनी पड़ती है उसको बोलते हैं को एप्लीकेंट या को बोरोवर। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, सेल्फ एम्प्लॉयड। बैंकिंग टेक्नोलॉजी में, बैंकिंग टर्म्स में एक वर्ड यूज़ होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयड होता क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड मीन्स ए पर्सन हु इज़ इंगेज्ड इन बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी ऐसा बंदा जो अपने खुद के बिजनेस में या प्रोफेशन में इंगेज होगा उसे हम बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। नेक्स्ट हम आते हैं सैलरीड पे। बैंकिंग टर्म्स में एक वर्ड यूज होता है सैलरीड। सैलरीड पर्सन क्या होते हैं? सैलरीड पर्सन आर दोज पर्सन्स हु आर डूइंग जॉब। कोई भी ऐसा बंदा जो कहीं भी किसी भी कंपनी में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो जॉब कर रहा होता है उसे बोलते हैं सैलरीड पर्सन। चाहे आप किसी प्रोप्राइटरशिप कंपनी में काम कीजिए, चाहे आप किसी लिस्टेड कंपनी में काम कीजिए, किसी भी कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप बैंकिंग टर्म्स में सैलरीड पर्सन होंगे। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आती है रिलेटिव्स। रिलेटिव्स मीन्स एनी पर्सन हु इज़ ब्लड रिलेटिव ऑफ एप्लीकेंट एंड हिज और हर स्पाउस। बैंकिंग टर्म्स में रिलेटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा बंदा जो एप्लीकेंट का या उसकी स्पाउस का ब्लड रिलेटिव है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आती है एनबीएफसी।
ये एनबीएफसी होती क्या है? एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। एनबीएफसी इज a company registered under the Companies Act 1956 engaged in the business of loan and advance। एनबीएफसी एक ऐसी कंपनी जिसको कंपनी एक्ट में जो रजिस्टर्ड है, साथ में जिसको आरबीआई से लोन और एडवांस की परमिशन मिली हुई है। कोई भी ऐसी कंपनी जिसको आरबीआई से बैंकिंग का लाइसेंस मिला है उसको हम एनबीएफसी बोलते हैं। एनबीएफसी का जो मेन काम होता है वो लोन देना होता है और साथ में डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है, ये सारी की सारी एनबीएफसी आरबीआई के अंडर रेगुलेट होती हैं। बिजनेस विंटेज एक टर्म्स आती है, बिजनेस विंटेज। बिजनेस विंटेज होता क्या है? बिजनेस विंटेज मीन्स द पीरियड सिंस व्हेन बिजनेस इज इन एग्जिस्टेंस। बैंकिंग टर्म्स में हम जो बिजनेस विंटेज की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपना बिजनेस कब से कर रहे हो। जब से आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में होगा उसको आप बिजनेस विंटेज बोलोगे। एम्प्लॉयर विंटेज। अब ये एम्प्लॉयर विंटेज क्या होता है? एम्प्लॉयर विंटेज मीन्स द नंबर ऑफ ईयर्स सिंस द व्हेन एम्प्लॉयर इज़ इन बिजनेस। अगर हम एम्प्लॉयर विंटेज की बात करें बैंकिंग टर्म्स में, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस भी एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब कर रहे हो वो एम्प्लॉयर अपने उस बिज़नेस में कब से है, कितने साल से वो उस बिज़नेस को कर रहा है, इसको बोलते हैं एम्प्लॉयर विंटेज। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आती है आईटीआर। आईटीआर, व्हाट इज़ आईटीआर? ITR means income tax return। ITR is income tax return filed on income tax portal। ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। जो भी आप ITR अपने जो फाइल करते हो, जो भी एसएससी या एप्लीकेंट फाइल करता है उसको बोलते हैं ITR। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आती है ABB। ABB क्या होता है? ABB मीन्स एवरेज बैंकिंग बैलेंस। एवरेज बैंकिंग बैलेंस मेंटेन्ड इन सेविंग और करंट अकाउंट ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट। अगर हम बैंकिंग टर्म्स में ABB की बात करें, ABB का मतलब होता है एवरेज बैंकिंग बैलेंस, जो एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट अपने सेविंग या करंट अकाउंट पे डिफरेंट डेट पे जो मेंटेन करता है उसको बोलते हैं एवरेज बैंकिंग बैलेंस। एप्लीकेंट के को एप्लीकेंट के सेविंग अकाउंट हुआ या करंट अकाउंट में डिफरेंट डेट्स पे जो बैलेंस होता है, नॉर्मली जो 4 या 5 डेटें ली जाती हैं वो बैंक टू बैंक डिफ़र करती हैं। उनका जो एवरेज बैलेंस होता है उसको बोलते हैं ABB। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आती है EBI DTA। EBI DTA मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये EBI DTA या अबेटा जिसको हम बोलते हैं अबेटा, अबेटा का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। ये कैलकुलेट कैसे होता है? सिंपल सा है, अबेटा इज इक्वल टू PBT प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। PBT प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं अबेटा। अब ये अबेटा निकालते क्यों हैं? अबेटा निकालने के लिए, अबेटा इसलिए निकाला जाता है कि आपकी इंटरेस्ट सर्विंग कैपेसिटी कितनी है और बिना डेप्रिसिएशन के आपने बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर इंटरेस्ट आपने बिजनेस से कितना पैसा कमाया। ये जो अबेटा टर्म्स हैं मोस्टली जो यूज़ होती है, मेनली जो यूज़फुल होती है वो वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़फुल होती है। तो जब भी अगर आपको कोई वर्किंग कैपिटल चाहे ओडी लिमिट है, CC लिमिट है, अप्लाई करनी होती है तो बैंक का नॉर्मली टर्म्स यूज़ करते हैं अबेटा आपका कितना है। तो अबेटा अगर कभी भी आपसे पूछा जाए अबेटा क्या होता है तो अबेटा मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आती है पैट, PAT। इसको शॉर्ट में पैट भी बोलते हैं। पैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस फिगर कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पैट का मतलब होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलता कैसे है? PBT, जो आपका PBT मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से अगर आप टैक्स की फिगर लेस कर देंगे तो आपका पैट आ जाएगा। ये फिगर आपकी प्रॉफिट एंड लॉस से फाइंड आउट हो सकती है। इसके बाद आता है PBT। PBT मीन्स जो अभी हमने ऊपर भी देखा था, PBT मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये फिगर भी आप प्रॉफिट एंड लॉस से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आती है सिबिल स्कोर। जनरली बैंक बोलते हैं कि आपका सिबिल क्या है, या आप अगर कहीं फाइल लगाते हो तो सिबिल मतलब आपका सिबिल लो है, सिबिल वीक है। अब सिबिल स्कोर होता क्या है? सिबिल स्कोर इज़ बेसिकली मेजरमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट। इट इज़ मेंटेन्ड बाय द सिबिल। सिबिल इज जनरेटेड व्हेन पर्सन टेक्स एनी काइंड ऑफ लोन ऑब्लिक ही टेक एनी क्रेडिट कार्ड। सिबिल बेसिकली जो एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट है उसकी क्रेडिट वर्दिनेस को बताता है, उसको मेज़र करता है। जितना सिबिल अच्छा होता है
उतना ही आपकी जो लोन टेकिंग कैपेसिटी है उतनी इम्प्रूव हो जाती है। जितना सिबिल आपका वीक होगा उतना ही आपका लोन टेकिंग कैपेसिटी उतनी कम होती जाएगी। उसमें हम आते हैं -1 सिबिल। -1 सिबिल क्या होता है? -1 सिबिल स्टैंड्स फॉर द क्रेडिट स्कोर व्हेन एप्लीकेंट को एप्लीकेंट हैज़ नेवर अप्लाइड फॉर एनी लोन क्रेडिट कार्ड इन पास्ट। अगर एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट की कोई भी लोन हिस्ट्री नहीं है, उसने पास्ट में कोई भी ना तो लोन लिया है ना ही उसके पास कोई क्रेडिट कार्ड था, तो उसका जो सिबिल स्कोर रिफ्लेक्ट होगा दैट विल बी -1। नेक्स्ट आता है 26 AS। 26 AS क्या होता है? 26 AS इज़ अ टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट इन विच डिटेल ऑफ टैक्स क्रेडिट आर मेंटेन्ड फॉर ईच टैक्स पेयर एज पर द डाटाबेस ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। Form 26 AS reflect the tax credit against the PAN of applicant/co-applicant। 26 AS बेसिकली जो एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट है, पैन वाइज आपकी जितनी भी टैक्स क्रेडिट की आपकी हिस्ट्री होगी, जितनी भी आपकी डिटेल्स होंगी वो आपकी शो करेगा। किसी भी पर्टिकुलर बंदे ने अगर आपका कोई टैक्स डिडक्ट किया है तो आपकी वो 26 AS में आएगा। Form 16 Form 16 is TDS certificate issued by your employer when TDS is deducted by them। जब भी कोई भी सैलरीड बंदा है, अगर उसका कोई भी TDS डिडक्ट किया है उसके एम्प्लॉयर ने, तो Form 16 वो उसको देगा। Form 16 बेसिकली एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है। कभी कभी जब आपका TDS नहीं काटा जाता तब भी आपको Form 16 आपका एम्प्लॉयर दे। टर्म्स पे आते हैं पे स्लिप। ये पे स्लिप होता क्या है? Pay slip is given by employer to employee when they are paid, showing how much money employee have earned and how much tax has been taken away। Basically आपका जो एम्प्लॉयर आपको जो स्लिप देता है जिसमें सारी की सारी आपकी सैलरी का ब्रेकअप होता है, जिसमें आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है और आपकी टेक होम सैलरी कितनी है, उसको बोलते हैं पे स्लिप। पे स्लिप में सारी चीज़ें होती हैं कि आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी है और इसमें से एम्प्लॉयर ने इतना डिडक्ट पीएफ के लिए किया है, इतना डिडक्ट ईएसआईसी में किया है और इतना टैक्स काटा है। ये आपकी टेक होम सैलरी है। इस चीज़ को हम बोलते हैं पे स्लिप। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आती है बीटी। बीटी मीन्स बैलेंस ट्रांसफ़र ऑफ लोन फ्रॉम वन बैंक ऑब्लिक एनबीएफसी टू अदर बैंक और एनबीएफसी। बीटी का मतलब बेसिकली होता है अगर आपका कोई भी लोन किसी बैंक या एनबीएफसी में चल रहा है, अगर आप उसका ट्रांसफ़र, उस लोन अमाउंट का ट्रांसफ़र किसी दूसरे बैंक या एनबीएफसी में कराते हैं तो इस टर्म को हम बीटी बोलते हैं इन बैंकिंग टर्म्स। नेक्स्ट टर्म्स आते हैं टॉपअप। टॉपअप क्या होता है? बेसिकली टॉपअप मीन्स एडिशनल फंडिंग ओवर एग्जिस्टिंग लोन। अगर आपका कोई भी लोन चल रहा है उसके ऊपर आप एक्स्ट्रा फंडिंग की डिमांड करते हो उसी पर्टिकुलर बैंक से या किसी दूसरे बैंक से, तो उसको बोलेंगे हम टॉपअप। अगर हम बीटी प्लस टॉपअप की बात करें तो बीटी प्लस टॉपअप में क्या होगा कि आपने क्या किया, एक बैंक से एनबीएफसी से कोई लोन चल रहा है, उसका आपने दूसरे बैंक एनबीएफसी से टेक ओवर कराया, साथ में आपने टॉपअप की भी डिमांड की, मीन टू से एडिशनल फंडिंग भी उठाई, तो उसे बोलेंगे बीटी प्लस टॉपअप। नेक्स्ट टर्म्स आते हैं सिक्योर्ड फंडिंग। सिक्योर्ड फंडिंग मीन्स फंडिंग वेयर लैंडिंग इज़ डन अगेंस्ट कोलेटरल सिक्योरिटी। जैसे कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, अगर आप कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में फंडिंग लेते हो तो उसे सिक्योर्ड फंडिंग बोलेंगे। और अगर हम बात करें अनसिक्योर्ड फंडिंग की, तो अनसिक्योर्ड फंडिंग क्या होगी? अनसिक्योर्ड फंडिंग मीन्स जहाँ पर कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है। मीन टू से अगर आप बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के फंडिंग लेते हो तो अनसिक्योर्ड फंडिंग, अगर आप कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट फंडिंग लेते हो तो सिक्योर्ड फंडिंग। तो सिंपली कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट फंडिंग को हम सिक्योर्ड फंडिंग में आएगा, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के फंडिंग अनसिक्योर्ड फंडिंग में आएगी। नेक्स्ट टर्म्स आती है खसरा खतौनी। खसरा इज़ अ लीगल एग्रीकल्चर डॉक्यूमेंट यूज इन इंडिया दैट स्पेसिफाई लैंड एंड क्रॉप डिटेल्स एंड खतौनी इज एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन खसरा ऑफ ए विलेज दैट लिस्ट आउट ऑल द होल्डिंग्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ए फैमिली इन दैट विलेज। खसरा खतौनी बेसिकली एक टर्म्स है जहाँ पे अगर आपकी कोई भी गांव में या कहीं भी आपकी मतलब टाउन में कहीं भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कोई प्रॉपर्टी है जहाँ आपने सीधा एग्रीकल्चर उसका टाइटल था, वहाँ से आपने सीधी रजिस्ट्री कराई है, तो उसको मतलब उसका सारा का सारा रिकॉर्ड खसरा में रिकॉर्ड होता है। और खतौनी जो है, जितने भी खसरा होंगे विलेज में उसका जो एब्स्ट्रैक्ट होगा उसको खतौनी बोलते हैं। ये सारा का सारा आपको रिकॉर्ड जो है तहसील में मिल जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आती है 143 और CLU। 143 या CLU का मतलब होता है बेसिकली, इन दोनों चीज़ों का मतलब होता है चेंज ऑफ लैंड यूज़। चेंज ऑफ लैंड यूज़, इफ़ यू वांट टू चेंज द यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी टाइटल से एग्रीकल्चर टू रेजिडेंशियल, एग्रीकल्चर टू कमर्शियल, रेजिडेंशियल टू कमर्शियल, कमर्शियल टू इंडस्ट्रियल, देन यू मस्ट अप्लाई फॉर ए CLU परमिशन। बेसिकली अगर आप जो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल टाइटल था, अगर उसको आप चेंज कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको उस प्रॉपर्टी का CLU कराना पड़ेगा। आप इसे CLU भी बोल सकते हैं, आप इसे 143 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट टर्म्स आती है NPA। NPA इज ए लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेंड ओवरड्यू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। NPA का मतलब होता है बेसिकली नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। कहने का मतलब है अगर आपने कोई भी लोन या एडवांस लिया, उसका आपने अगर या तो प्रिंसिपल का या इंटरेस्ट का पेमेंट अगर आपने 90 दिन तक नहीं किया तो 91 दिन वो लोन आपका NPA हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आती है SMA1। SMA1 का मतलब क्या होता है? SMA1 basically refers to those loan account in which installment or interest is overdue for 1 month from 31st day to 60 days। सिंपली अगर भाषा में बात करें, अगर कोई भी इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट जो आपकी जानी थी, अगर आपने वो 30 दिन तक अगर पे करते तो कोई भी SMA1 नहीं होगा। अगर 30वें से 31वां दिन हो गया तो 31 से 60 दिन का जो पीरियड होगा वो SMA1 में आएगा। अगर हम SMA2 की बात करें तो जैसे ही 60 दिन से 61 से 90 दिन होते हैं तो SMA2 में आएगा। तो अगर हम तीनों टर्मिनोलॉजी को एक साथ पढ़ें, 31 से 60 दिन तक SMA1, 61 से 90 दिन तक SMA2 और मोर देन 90 डेज NPA। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है सेटलमेंट। द लेंडर विल राइट ऑफ ए सर्टेन अमाउंट सो दैट इट इज़ ईजियर फॉर द बोरोवर टू सेटल अप द लोन। Due to this agreement for an amount of lower than actual outstanding amount, the status of loan will be marked settled। अब अगर हम सिंपली भाषा में बात करें, ये सेटलमेंट होता क्या है? बेसिकली अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का ओरिजिनल अमाउंट आपने लिया था, लोन लिया था, उसमें से आपने 20,000 रुपये का लोन रिपे कर दिया, तो आपका आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 80,000 रुपये। अब आप किसी भी रीज़न से इसको पे नहीं कर पा रहे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मिला के आपकी आउटस्टैंडिंग होती है 1,20,000। अब बैंक आप उसको पे कर नहीं पा रहे हो, अब आप बैंक के पास जाते हो और बैंक इस अमाउंट को 40,000 में सेटल कर लेता है। तो जिस अमाउंट पे आपका ओरिजिनल जो अमाउंट था, एक्चुअल आउटस्टैंडिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो 1,20,000 था, बट आपने बैंक को पे किया 40,000, तो जो 80,000 रुपये हुआ वो हुआ सेटल्ड अमाउंट। तो आपके जो सिबिल में आएगा वर्ड लिखा आएगा सेटल्ड। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आती है राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? अगर आपने बेसिकली बैंक से, NBFC से या किसी भी फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से कोई भी लोन लिया जो वो रिकवर नहीं कर पा रहे, या आपने लिया था, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में हम बोलें 1,20,000 आपका टोटल था, आपने 40,000 लिया, 40,000 तो आपकी सेटल्ड अमाउंट हो गई, सेटलमेंट अमाउंट। बाकी जो 80,000 रुपये आपने पे नहीं किया था वो होगा आपका राइट ऑफ अमाउंट। तो बेसिकली जितना पैसा बैंक को अपना राइट ऑफ करना पड़ा उसको बोलते हैं हम राइट ऑफ अमाउंट। इसके बाद नेक्स्ट टर्म्स आती है EMI। EMI बेसिकली ये मंथली पेमेंट होता है जो आपको बैंक या NBFC से जो भी आप लोन लेते हो, और जो भी वो एक डेट प्रेस्क्राइब करते हैं उस डेट पर आपको एक मंथली इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। तो EMI बेसिकली इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जब आप बैंक से, NBFC से जो भी लोन लोगे उसके बदले में जो फिक्स की जाती है उसको बोलते हैं EMI। यही सारे FAQs हैं बेसिकली जो अगर आप फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में यूज़ होते हैं। इसके अलावा भी कुछ FAQs हैं जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। थैंक यू।